Hello students, in this video we are going to begin a new chapter number 4 from the diary of Anne Frank। इसके राइटर खुद एन फ्रैंक हैं, तो इसको शुरू करते हैं हम। बिफोर यू रीड, एनिलिस मैरी एन फ्रैंक। देखो ये एन फ्रैंक है, इनका फुल नेम है एनिलिस मैरी। ठीक है, यहाँ जो पिक्चर में आप देख पा रहे हो ये एनिलिस मैरी है। ठीक है, इनका शॉर्ट नेम क्या है? एन फ्रैंक। इनका बर्थ हुआ था देखो 12 जून 1929। शी वॉज बॉर्न इन 12 जून 1929 एंड शी वॉज डाइड इन February or March 1945. Month is not confirmed, but the year is confirmed that she was died in 1945. Was a German, यानी कि वो एक जर्मन गर्ल थी। Born Jewish girl, इसका जन्म कहाँ हुआ था? एक ज्विश फैमिली में। ज्विश लोग कौन होते हैं? जो कि जुडाइज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, यहूदी धर्म को मानते हैं, उनको ज्विश बोलते हैं। ठीक है, तो जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और ये जुडाइज्म रिलीजन से रिलेटेड थी। ठीक है, who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तब वो छिपी हुई थी। कहाँ पर? एम्स्टर्डम में, उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, क्योंकि जर्मनी पर इनका अधिकार हो गया था। ठीक है, नाजी पार्टी का, जब नाजी पार्टी क्या है पावर में आ चुकी थी। ठीक है, और वो ज्यूइश लोगों से हेट करती थी। ठीक है, अब सबसे पहले ये जानना पड़ेगा हमको कि वर्ल्ड वार सेकेंड कब से कब तक चला था। ठीक है, तो वर्ल्ड वार शुरू होता है, वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू होता है 1 सितंबर 1939 से। ठीक है, और ये ख़त्म कब हुआ था? 2 सितंबर 1945। ठीक है, 39, लगभग 6 साल ये वर्ल्ड वॉर चला था। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या लिख रखा है इसमें। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। उसकी फैमिली एम्स्टर्डम चली गई जब नाजी पार्टी पावर में आ चुकी थी। कहाँ पर? जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में कौन सी पार्टी? नाजी पार्टी। और नाजी पार्टी का लीडर है वो अडोल्फ हिटलर। आपने नाम सुन रखा होगा, ऐसे स्टिम पढ़ रखा होगा अडोल्फ हिटलर का। ठीक है, तो वो क्या है? नाजी पार्टी का प्रेसिडेंट था। ठीक है, लीडर था। हाँ, आगे देखो। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। अब देखो, उन्होंने जर्मनी पर तो अधिकार कर लिया किसने? नाजी पार्टी ने। लेकिन जब उनका ऑक्यूपेशन एक्सटेंड हुआ, ठीक है, कहाँ तक एक्सटेंड हुआ? नीदरलैंड तक। ठीक है, ये एम्स्टर्डम कहाँ पर स्थित है? नीदरलैंड में। ये भाग करके नीदरलैंड चले गए थे, जर्मनी छोड़ दिया था तब। किसने? एन फ्रैंक ने और उसकी फैमिली ने। एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, द फैमिली वेंट इनटू hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। अब देखो, जैसे जैसे ये प्रोसिक्यूशन ज्यूइश पॉपुलेशन के अगेंस्ट बढ़ता गया। ठीक है, प्रोसिक्यूशन क्या होता है? ऑपरेशन। ठीक है, यानी उत्पीड़न। जैसे जैसे इन ज्यूइश लोगों के ऊपर, अब इनकी पॉलिसी क्या थी? नाजी पार्टी की ज्यूइश लोगों के अगेंस्ट थी, यानी कि वो जुडाइज्म रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों से नफरत करते थे। ठीक है, इसीलिए इन प्रोसिक्यूशन बढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे जैसे ये प्रोसिक्यूशन बढ़ते गए, कहाँ पर? नीदरलैंड में। ठीक है, एम्स्टर्डम में। तो उनकी फैमिली कहाँ चली गई? वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। तो जुलाई 1942 में वो छिप गए। कहाँ पर? उनके फादर हैं, इनका नाम है ऑटो फ्रैंक। ठीक है, उनकी ऑफिस है, ऑफिस बिल्डिंग है, वहाँ पर जाकर ये छिप जाते हैं। ठीक है, After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Anne died of typhus in Bergen, Belsen within days of her sister, Margot Frank। अब देखो, जुलाई 1942 में वो हिडन रूम में चले गए थे, छिप गए थे। उसके फादर की जो ऑफिस बिल्डिंग है वहाँ पर
वहाँ पर लगभग 2 साल वो छिपे रहे, आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, ठीक है। 2 साल छिपे रहने के बाद उनके ग्रुप को क्या है, धोखे से ढूंढ लिया गया, ठीक है, यानी किसी ने शिकायत करती होगी इस तरीके से। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम, और उस समय कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम लगा रखा था नाजी पार्टी ने, यानी कि जितने जुडाइज्म रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं उनको वहाँ पर उस कैंप में ला करके रखा जाता था, वही था कंसंट्रेशन कैंप, ठीक है। तो उनको वहाँ पर लाया गया। तो कंसंट्रेशन कैंप में क्या होता है, वेयर एंड डाइट ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन। देखो टाइफस के कारण इसकी एन फ्रैंक की डेथ हो गई, ठीक है, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, यानी कि उसकी सिस्टर थी मार्गोट फ्रैंक, उसकी डेथ के कुछ ही दिन बाद, ठीक है। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वर्ल्ड वार एंडेड। देखो उसके फादर ऑटो फ्रैंक केवल जिंदा बचते हैं, वो वर्ल्ड वॉर एंड हो गया, ठीक है, ख़त्म हो गया, उसके बाद वापस एम्स्टर्डम में आते हैं, ठीक है, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और वो उस बिल्डिंग में आकर के देखते हैं जहाँ पर वो छिपे हुए थे। एन फ्रैंक की डायरी है वो क्या है, अभी भी बची हुई है, ठीक है। कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, उनको ऐसा लगता है कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, ठीक है। कन्विंस यानी खुद को ऐसा यकीन दिलाया उन्होंने, ठीक है, इन्होंने ऐसा माना, ठीक है, उनको ऐसा फील हुआ कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, क्या, एन फ्रैंक की डायरी, ठीक है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया उस डायरी के ऊपर और उसको पब्लिश करा दिया, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, ठीक है, अंडर द नेम, और उसका नाम क्या रखा, किस नाम से पब्लिश कराया, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। किस नाम से पब्लिश कराया था उन्होंने सबसे पहले, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ओके। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। देखो ये डायरी एन फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर दी गई थी, ठीक है, किसी ने गिफ्ट करी थी उसको, ठीक है। अब देखो इसका बर्थ कब हुआ था, 12 जून 1929, ठीक है, और 12 जून 1942 को उसको उसके 13th बर्थडे पर ये डायरी दी गई थी, ठीक है। और उसने कब से उस डायरी में लिखना शुरू किया, 12 जून 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। और उसकी फाइनल एंट्री उसमें कब करी थी, लास्ट टाइम उस डायरी में उसने कब लिखा था, 1 अगस्त 1944 को, ठीक है। उसके बाद इनको कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया, ठीक है, वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली read बुक्स। अब देखो रियल में ये बुक, ये डायरी है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, डच लैंग्वेज में, ठीक है। तो डच से इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, ट्रांसलेशन किया गया, और ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई, ठीक है, कौन सी, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ओके। आगे देखो, देर ऑल्सो there have also been several films, televisions and theatrical productions and even an opera based on the diary। तो इस डायरी के ऊपर बहुत सारी फिल्म्स बनी है, टेलीविज़न प्रोग्राम बने हैं, ठीक है, थिएट्रिकल प्रोडक्शन हुए हैं, ठीक है, यानी नाटक वगैरह हुए हैं, एंड इवन एन ओपेरा, ठीक है, ओपेरा का क्रिएशन भी हुआ। और ओपेरा क्या होता है, ये ड्रामा होता है एक तरह से, बेस्ड ऑन द डायरी, यानी कि वो सब किस पे बेस्ड थे, इस डायरी पे। Described as the work of a mature and insight mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। अब देखो ये डायरी है, ऐसा माना जाता है कि किसी मैच्योर माइंड ने लिखी है, ठीक है, यानी कि इस गर्ल में क्या मैच्योरिटी थी, आ गई थी, ठीक है, उसको माइंड में मैच्योरिटी थी। एंड इंसाइटफुल, यानी कि उसकी अंतरात्मा में जो चल रहा था वो इस पर हमको प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है।
यानी कि नॉर्मल लोग उस समय नाजी पार्टी जब पावर में आ चुकी थी, उस समय नॉर्मल लोग अपने डेली लाइफ कैसे वहाँ पर बिताते थे, ठीक है, उसके बारे में हमको बताया गया है। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। देखो, जब नाजी पार्टी पावर में आई थी उस समय बहुत सारे लोग क्या है इस डिस्ट्रक्शन का, हॉलोकॉस्ट विक्टिम का शिकार हुए थे। उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस कौन हुआ? एन फ्रैंक, ठीक है। रिनाउंड का मीन होता है फेमस, ओके। हॉलोकॉस्ट क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, और विक्टिम हंट, यानी कि जिसको शिकार बनाया जाए, ठीक है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, ये आपको सेल्फ सॉल्व करनी है, ठीक है। इसमें जर्नल क्या होता है, डायरी क्या होता है, लॉग क्या होता है और मेमोर क्या होता है, ठीक है, इसमें बता रखा है। उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, वो आपको सॉल्व करना है, ओके। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अब देखो, डायरी में एन फ्रैंक ने क्या लिखा है। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियल स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एक डायरी लिखना मेरी जैसी लड़की के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. यह स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों है, उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिखा है, तो फिर क्यों है। बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स, लेकिन ये डायरी लिखने के बाद ना तो मैं और ना ही कोई और विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। ना तो मैं ना ही कोई और इस म्यूजिंग्स, क्या होता है? म्यूजिंग्स होता है थॉट्स, ठीक है, इस 13 साल की लड़की के थॉट्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, यानी कोई इस डायरी को पढ़ना पसंद नहीं करेगा, ऐसा उसका मानना है, ठीक है। इसलिए वो थोड़ा स्ट्रेंज फील कर रही है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ओके। वेल इट डजेंट मैटर, लेकिन वो फिर मन ही मन सोचती है, ओ वेल इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मुझे डायरी लिखने की इच्छा हो रही है, इसलिए मैं लिखूँगी। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे इसकी ज़रूरत भी है, क्यों? टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, क्योंकि मेरे दिल में जो भी बात है वो सब किसी को बतानी है, ठीक है, यानी कि वो लिखनी है, मेरे चेस्ट से बाहर निकालनी है, ठीक है, लिख रखा नहीं है फिर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, ओके, इसलिए वो लिखना चाहती है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। देखो, एन फ्रैंक मान रही है कि पेपर में क्या है, लोगों की अपेक्षा ज़्यादा पेशेंस होता है, ठीक है, धैर्य होता है, पेशेंस यानी धैर्य। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. ये विचार मेरे दिमाग में कब आया? जब मैं एक बार क्या है अकेली थी और थोड़ा डिप्रेस फील कर रही थी और घर पर बैठी हुई थी, ठीक है। कैसे बैठी हुई थी? उसका हैंड था वो इसकी चिन में था, ठीक है। बोर्ड एंड लिस्टेड, बोर हो रही थी और बेचैन थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और सोच रही थी कि मैं घर में ही रहूं या फिर बाहर खेलने जाऊं। उस समय उसके माइंड में ये विचार आया, कौन सा? पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर में लोगों की अपेक्षा ज़्यादा पेशेंस होता है। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैं घर पर ही रहूँगी, ठीक है, बाहर नहीं जाऊँगी। ब्रूडिंग, यस, ब्रूडिंग क्या होता है? यानी कि मन ही मन थोड़ा कुछ कहना, ठीक है। पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ, पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्ट्रिप बैक नोटबुक, ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। मैं डायरी लिखने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी ऐसी नहीं है कि मैं इसको किसी को पढ़ने के लिए दूंगी, ठीक है, यानी किसी को पढ़ने के लिए डायरी को नहीं दूंगी, ठीक है।
यहाँ पे देखो क्या वर्ड लिख रखा है, दिस स्टिप बैक नोटबुक, स्टिप बैक नहीं है, हार्ड कवर नोटबुक, ठीक है, जैसे डायरी का कवर हार्ड होता है, और ग्रैंडली रेफर्ड जिसको लोग क्या कहते हैं, हार्ड कवर नोटबुक है इसको, जिसको लोग डायरी कहते हैं, ये किसी को पढ़ने के लिए नहीं दूंगी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, ठीक है। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब फिर से मैं अपने मेन पॉइंट पर आती हूँ जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया, ठीक है, प्रॉम्प्टेड यानी कि एनकरेज्ड, ठीक है, जिसने मुझे एनकरेज किया, ठीक है, पहली बार एनकरेज किया एक डायरी रखने के लिए, ठीक है, वो क्या जीती, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। आगे क्या कह रही है एन फ्रैंक, देखते हैं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे ये बात क्लियर कर लेने दो, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, अब इस बात पर किसी को यकीन नहीं होगा कि एक 13 साल की लड़की इस वर्ल्ड में बिल्कुल अलोन है, ठीक है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं अलोन। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, मेरे लविंग पेरेंट हैं और एक 16-year-old एक सिस्टर है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल, और लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ। आई हैव फैमिली, मेरी एक फैमिली है, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, एक लविंग आंट है मेरी और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ऑन द सरफेस यानी कि ऊपर की तरफ तो ऐसा दिखता है, ऊपरी तौर बाहरी तौर पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल मेरे पास क्या नहीं है, एक ट्रू फ्रेंड, एक सच्ची फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, और मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब भी मैं किसी फ्रेंड के साथ रहती हूँ तो वो सबसे अच्छा समय होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, मैं उनको मेरे जो पर्सनल बातें हैं, ठीक है, मेरे अंदर जो चल रहा है वो तो नहीं बता पाती हूँ, लेकिन वो मैं ऑर्डिनरी जो एवरीडे लाइफ में चलता है केवल वही बातें उनको बता पाती हूँ, ठीक है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ ज़्यादा क्लोजली रिलेशन नहीं बना पाती, ठीक है, किसी मेरी फ्रेंड के साथ, ठीक है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही एक समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हो सकता है ये मेरी गलती हो कि मैं उसके साथ यानी किसी और के साथ कन्फाइड नहीं कर पाती, ठीक। कन्फाइड क्या होता है यहाँ पे देखो इसका मीन दे रखा है, टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट, ठीक है, यानी किसी और के साथ कन्फाइड नहीं कर पाती, ये मेरी गलती हो सकती है। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैंने एक डायरी लिखना शुरू किया। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. देखो एन फ्रैंक यहाँ पे कह रही है कि मेरी जितनी इमेजिनेशन है, ठीक है, और जितना मैंने एक फ्रेंड का वेट किया है, ठीक है, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, यहाँ पे लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कौन है वो आगे इसमें बताया गया है, ठीक है। तो मैं इस पर क्या है अपनी इमेज को एनहेंस करूँगी, ठीक है, एनहेंस यानी कि एनलार्ज, ठीक है, पर किस तरीके से करूँगी वो इसमें आगे बता रखा है। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मैं डेली लाइफ के जो फैक्ट्स हैं वो इस पर जॉट डाउन नहीं करूँगी। जॉट डाउन का मीन क्या होता है, राइट डाउन, ठीक है, यानी कि ऐसा मैं नहीं करूँगी जैसा कि ऑर्डिनरी पीपल करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में क्या चल रहा है वो सब डायरी में लिख देते हैं, ठीक है, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, ठीक, जैसा कि लोग करते हैं। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड,
लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये डायरी मेरी फ्रेंड बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इस फ्रेंड का नाम देने जा रही हूँ क्या, किट्टी। ठीक है, डायरी का क्या नाम देने जा रही है, एंड फ्रेंड किट्टी। ओके, आगे देखो। सिंस no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. क्योंकि किसी को भी यदि मैं तुरंत कहना चाहूँ, किट्टी को सुनाई गई कहानियों का एक शब्द भी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं न चाहते हुए भी ये चाहूँगी कि जीवन का एक संक्षिप्त विवरण आपको दे सकूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ की लाइफ का एक ब्रीफ स्केच हमको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से लेकर के लास्ट तक। ठीक है, लाइफ का एक ब्रीफ स्केच हमको बता रही है एंड फ्रेंड। ठीक है, देखो। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, यानी मेरे पिताजी, मेरे पूजनीय पिताजी, यानी मेरे बहुत अच्छे पिताजी। ठीक है, अडोरेबल, लवेबल। ठीक है, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25, यानी मेरे अडोरेबल फादर ने मेरी मदर से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 के नहीं हो गए, और मेरी मदर 25 की नहीं हो गई। ठीक है, तब तक उन्होंने शादी नहीं की। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी सिस्टर मार्गोट का जन्म कब हुआ, देखो, फ्रैंकफर्ट कहाँ पर है, जर्मनी में। ठीक है, 1926 में। और इसका बर्थ कब हुआ था, एन फ्रैंक का, 1929 में। ठीक है, आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। ठीक है, और मेरा जन्म हुआ था 1929। ठीक है, आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई। ठीक है, 4 साल तक यानी फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे फादर क्या है 1933 में एमिग्रेट हो गए। ठीक है, माइग्रेट हो गए, कहाँ पर, हॉलैंड में। ठीक है, एमिग्रेटेड क्या, वेंट टू सेटल। ठीक है, सेटल होने के लिए वहाँ पर चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मदर का नाम है देखो, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और वो भी हॉलैंड चलेगी कब, सितंबर में। ठीक है, वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, यानी आचन एक वहाँ पर कोई विलेज होगा, तो मुझे और मार्गोट को कहाँ पर, मेरी ग्रैंड मदर के पास आचन भेज दिया गया। ठीक है, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और बाद में मार्गोट भी कहाँ पर चली गई, हॉलैंड चली गई उसके मदर फादर के पास। ठीक है, दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और वहाँ पर मुझे फेब्रुअरी में मुझे भी वहाँ पर ले जाया गया, कहाँ पर, हॉलैंड में। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, और उस समय फेब्रुअरी में मुझे वहाँ पर ले जाया गया, और इस तरीके से वहाँ पर ले जा कर के टेबल के ऊपर रख दिया जैसे कि मैं कोई एक मार्गोट के लिए बर्थडे गिफ्ट हूँ। ठीक है, हाँ, आगे देखो। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने वहाँ पर एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में वहाँ पर मुझे एडमिशन कराया गया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और मैं वहीं पर रही जब तक मैं 6 ईयर की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, वहाँ पर मैंने क्या है, फर्स्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर्स वॉज मिसेस क्यूपेरस द हेड मिस्ट्रेस, और जब मैं 6th क्लास में थी उस समय मेरी हेड मिस्ट्रेस थी, उनका नाम है मिसेस क्यूपेरस। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ड ब्रेकिंग फेयरवेल, हम दोनों की आंखों में क्या है, टीयर्स थे जब हमारी फेयरवेल हो रही थी। ठीक है, हार्ड ब्रेकिंग फेयरवेल यानी कि वो क्या है, एक दूसरे से इंटीमेटली रूप से कनेक्टेड थी। ठीक है, इन द समर ऑफ 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. समर सीज़न 1941 में क्या होता है, उनकी ग्रैंडमा क्या है, बीमार हो गई। ठीक है, उनको ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरे बर्थडे पर कोई ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ठीक है, 1941 में। ओके,
ग्रैंड अम्मा डाइड इन जनवरी 1942, मेरी ग्रैंड अम्मा की 1942 में डेथ हो गई। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, ये कोई नहीं जानता है कि मैं मेरी ग्रैंड अम्मा के बारे में कितना सोचती हूँ और मैं उनको कितना लव करती हूँ। ठीक है, ये केवल मैं जानती हूँ और ये इस बात को मैं किसी को अभी तक बता नहीं पाई। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड अम्मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और ये जो बर्थडे था 1942 में, वो क्या है, वो थोड़ा अच्छा सेलिब्रेट किया जाना था। क्यों? क्योंकि बाकी जो लास्ट वाला उसका बर्थडे था वो अच्छे सेलिब्रेट नहीं हुआ। ठीक है, और उस समय क्या है, ग्रैंड अम्मास कैंडल वॉज लिट, ग्रैंड अम्मा के लिए कैंडल जलाई गई। ठीक है, उनकी आत्मा की शांति के लिए। ठीक है, द 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। तो वहाँ पर कौन 4 पर्सन कौन कौन है, उसके मदर फादर और दोनों सिस्टर। ठीक है, और वो प्रेजेंट डे पर लेकर आती है जहाँ जिस दिन वो डायरी लिखना शुरू करेगी। ठीक है, कौन सा डे है वो, 20 जून 1942। ठीक है, एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और इस तरीके से मैं अपना पूरा डेडिकेशन मेरी डायरी को देने वाली हूँ।